अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लंबे अरसे के बाद आज एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई लेक्चर के साथ। चूँकि कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन में मुब्तला थे, तो मैं अपनी वीडियोस को बाकायदगी के साथ अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास सेटअप नहीं था। मैं लॉकडाउन में फंस गया था। तो नरमी के बाद आज एक मर्तबा फिर मुझे मौका मिला है कि आप दोस्तों के साथ फ़िज़िक्स की वीडियोस को शेयर करूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आप दोस्त देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स लर्निंग, जो कि फ़हीम हटक के नाम से है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल और साथ में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये क्या होते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। अगर हम पेयर ऑफ चार्जेस ले लें, पेयर ऑफ चार्जेस, और ये चार्जेस हम लेते हैं पॉइंट चार्जेस। तो पेयर ऑफ चार्जेस, पेयर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इट मीन्स कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस होंगे। एक हम लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को और दूसरे को नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अब दोनों चार्जेस के बीच में हम सेपरेशन लेते हैं, डीसी डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि 2 पॉइंट चार्जेस होंगे। ये दोनों पॉइंट चार्जेस जो है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक होगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और दूसरा होगा नेगेटिव पॉइंट चार्ज। दोनों के बीच में जो सेपरेशन हम लेंगे उसको हम डी से डिनोट करेंगे। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल का फ़ायदा क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल हम क्यों पढ़ते हैं। हमारे कोर्स में इलेक्ट्रिक डायपोल का एक कंप्लीट टॉपिक नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी टॉपिक के बीच में आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को समझाने के लिए इसका फ़ायदा क्या है। तो फ्रेंड्स, हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, H2O। वाटर मॉलिक्यूल को हम कंसीडर करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल में हम कहते हैं कि 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो आप दोस्तों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि एज अ होल वाटर मॉलिक्यूल जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, यानी नेट चार्ज वाटर मॉलिक्यूल पर वो 0 के बराबर होता है। अब नेट चार्ज तो वाटर मॉलिक्यूल H2O पर 0 के बराबर है, लेकिन हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो चार्ज है ये केमिकल बॉन्ड उसी चार्ज को डिस्प्लेस करता है। उसी चार्ज को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। अब ये चार्ज को डिस्प्लेस करता है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ये केमिकल बॉन्ड। तो क्या हो जाता है कि नेट पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन की एंड पर आ जाता है और नेट नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन की एंड पर आ जाता है। यानी हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ये मिनी वेव से इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करता है क्योंकि केमिकल बॉन्ड की वजह से चार्ज डिस्प्लेस होता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो नेट पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन की एंड पर आ जाता है और नेट नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की एंड पर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। अब वाटर मॉलिक्यूल
जब इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करता है तो इसी बिना पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हम कहते हैं कि ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। इसी वजह से जब हम टेबल साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को डिसोसिएट करता है। डिसोसिएट मीन्स यानी सोडियम क्लोराइड को सोडियम प्लस आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करता है। अब ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, ये आयन्स वाटर मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव इन और नेगेटिव इन है रिस्पेक्टिवली सोडियम और क्लोरीन आयन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इन जो है वो क्लोरीन आयन को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव इन जो है वो सोडियम आयन को अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से सॉल्यूशन के अंदर सोडियम और क्लोरीन के जो आयन है वो वाटर मॉलिक्यूल में होल्ड होते हैं। इसी बिना पर हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह जो बिहेव करता है इस वजह से। अब अगर वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव नहीं करता तो हम कहते कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ये क्या है, पुअर सॉल्वेंट है। अब जब ये पुअर सॉल्वेंट होता तो जितनी भी केमिस्ट्री है किसकी, एक्वस सॉल्यूशन की, एक्वस सॉल्यूशन की जितनी भी केमिस्ट्री है वो क्या होती, इम्पॉसिबल होती, वो इम्पॉसिबल होती। अब पॉसिबल है एक्वस सॉल्यूशन की जो केमिस्ट्री है वो पॉसिबल है क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। अगर वाटर पुअर सॉल्वेंट होता, इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह वो बिहेव नहीं करता तो वो पुअर सॉल्वेंट होता, तब क्या होता, जितनी भी केमिस्ट्री है एक्वस सॉल्यूशन की वो इम्पॉसिबल होती। अब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है एज अ लिविंग बीइंग ये भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक डायपोल पर। अब एक और बात जो कि समझने वाली है, याद रखने वाली है, वो बात क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज को रेड शो करता है, पॉजिटिव चार्ज को रेड शो करता है एंड नेगेटिव चार्ज को ब्लू शो करता है। ये वाटर मॉलिक्यूल की खासियत है। अब ये तो था इलेक्ट्रिक डायपोल। अब दूसरा टर्म है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, P से, और ये बराबर होता है Q इनटू D के। Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है, इन D क्या है, चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो है P, ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। अब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल में हम कहते हैं कि पेयर ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा के लिए नेगेटिव पॉइंट चार्ज से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जानिब होता है। यानी अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को ले लें, यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट चार्ज को ले लें, दोनों के बीच में सेपरेशन है D, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P ये चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की दोस्तों जो यूनिट है वो इसी डिफिनीशन से हासिल होती है, चार्ज टाइम डिस्टेंस, मींस चार्ज की यूनिट है कूलम और डिस्टेंस की यूनिट है मीटर। तो कूलम मीटर ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट है। अब दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि पी हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पी हम फिज़िक्स में मोमेंटम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन अल्फ़ाबेट से ज़्यादा फिज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो इस वजह से बाज़ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिसको हम दो या दो से ज़्यादा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोगों ने कंटेक्स्ट को देखना होगा कि कंटेक्स्ट में क्या है, उसी के हिसाब से आपने पी को नाम देना है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है या मोमेंटम है या प्रेशर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को हम रखे कहाँ पर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो क्या होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन मैंने ये लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेते हैं। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसको हमने नाम दिया डी का। अब इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, यानी अदर चार्जेस हैं जिसने ये फील्ड क्रिएट किया है। अब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी हम F प्लस से डिनोट करते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से। बाय डिफिनीशन ये बराबर होता है Q इंटू ई के, Q इंटू ई के, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होता है। अब यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई होगा, F माइनस से डिनोट करते हैं, हम लिखते हैं माइनस इंटू Q ई के, माइनस नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब दोस्तों ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, यानी हम लिखते हैं कि F प्लस एंड F माइनस ये दोनों क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल को। अब फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स दोनों पर क्या होगा, सेम अप्लाई होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर और दूसरा नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। अब अगर इन दोनों फोर्सेस को हम ऐड करें तो जो नेट फोर्स हमारे पास हासिल होगा F प्लस प्लस F माइनस वो क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। यानी नेट फोर्स यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर जब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम रखते हैं तो नेट फोर्स इलेक्ट्रिक डायपोल पर ज़ीरो के बराबर होता है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल पर तो नेट फोर्स ज़ीरो के बराबर हो गया, लेकिन फोर्स की वजह से जो टार्क पैदा होता है वो टार्क ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अगर हम उसको ऐड करें वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो मुख्तलिफ है। ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब ये जो दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल में टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर क्या करेगा, रोटेट करेगा, टर्निंग इफेक्ट उसमें पैदा होगा। अब टर्निंग इफेक्ट को हम कैसे मालूम करेंगे, F प्लस की वजह से और F माइनस की वजह से। तो ऑलरेडी हमने टार्क में पढ़ा था कि टार्क के लिए हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पर वो बॉडी जो है वो रोटेट कर रही होती है। अब यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कौन सा लेंगे, ये दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है ना डी, यानी ये लीवर आर्म है इलेक्ट्रिक डायपोल का। इस इलेक्ट्रिक डायपोल के लीवर आर्म के मिडल को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे, सेंटर मानेंगे। अब सपोज ये हम सेंटर मानते हैं। अब जब सेंटर मानते हैं तो पी की डायरेक्शन तो
नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज की जानिब इसी डायरेक्शन में है, तो डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम एंगल लेंगे। तो यहाँ पर हम एंगल लेते हैं, तो उस एंगल को हम नाम देते हैं फाई का। अब टार्क तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि टाउ बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। अब यहाँ पर तो डिस्टेंस कंप्लीट लिए हैं, हमने उसका हाफ लिया मिडल पे। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल फाई बन रही है, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। अब इस डिस्टेंस को हम रिजॉल्व करेंगे टू कंपोनेंट्स में। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये वाला पोर्शन जो है एक ये बन जाता है और एक ये हम यहाँ पर ले सकते हैं, ये यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। थोड़ा डायग्राम को क्लियर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P, दोनों के बीच में एंगल है फाई। अब यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है F प्लस, जो कि इक्वल है Q इंटू ई के। अब दो कंपोनेंट में हम उसको रिजॉल्व करेंगे, तो ये कंपोनेंट बन जाएगा D/2 इंटू साइन ऑफ फाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये कंपोनेंट बन जाएगा D/2 इंटू काज ऑफ फाई के। अब यहाँ पर मैंने D/2 लिया क्योंकि टोटल सेपरेशन तो D है, हमने उसका मिडल लिया है, हाफ लिया है, तो हाफ क्या बन जाएगा, D/2 बन जाएगा। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या देता है, हमें टार्क देता है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर एंगल फाई बन रही है, तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा। तो जिस तरह ये D/2 साइन ऑफ फाई बन गया है, सिमिलरली ये भी D/2 इंटू साइन ऑफ फाई आ जाएगा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल F प्लस के लिए ये F प्लस जो टर्निंग इफेक्ट पैदा करता है इलेक्ट्रिक डायपोल में या उसको रोटेट करता है, तो उस टार्क को हम नाम देते हैं τ1, जो कि बराबर हो जाएगा F प्लस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। तो F प्लस बराबर है Q इंटू ई के, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो D/2 इंटू साइन ऑफ फाई के बराबर है। सिमिलरली τ2 किसके बराबर होगा, F माइनस के लिए, तो हम लिखते हैं F माइनस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F माइनस हमारे पास बराबर है Q ई, और डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो D/2 इंटू साइन ऑफ फाई के। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर आपने प्लस क्यों ई लगाया है, यहाँ पर माइनस क्यों ई लगाया है। आप इसका मॉड भी ले सकते हैं, अगर मॉड नहीं ले सकते यहाँ पर ये कंसीडर करो कि माइनस हमने नेगेटिव चार्ज की वजह से लगाया है, कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर पॉइंट चार्ज नेगेटिव है। अब टोटल टार्क F प्लस और F माइनस दोनों की वजह से टोटल टार्क जो इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंस करता है वो बराबर हो जाएगा नेट टार्क विल बी इक्वल टू τ1 प्लस τ2 के। तो τ1 Q ई इंटू D/2 साइन ऑफ फाई के बराबर है, प्लस τ2 भी Q ई इंटू D/2 साइन ऑफ फाई के बराबर है। अगर दोनों को हम ऐड करें तो हम लिख सकते हैं QED साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस QED साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाई 2 के। अगर हम दो एलसीएम ले लें तो ऊपर ये दोनों आ जाएंगे, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 QED इंटू साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाई 2, ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल नेट टार्क आ जाएगा QED साइन ऑफ फाई के। तो क्यों चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, D साइन ऑफ फाई जो है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन
द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेज F प्लस एंड F माइनस। F प्लस और F माइनस इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है d साइन ऑफ फाई के। तो नेट टॉर्क हमारे पास आ गया, नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई डी साइन ऑफ फाई के। अब इस रिलेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू क्यू डी इंटू ई साइन ऑफ फाई के। क्यू डी किसके बराबर था, पी के, और ये आ जाएगा ई इंटू साइन ऑफ फाई के। अब पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क हमने पढ़ा है ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो इस रिलेशन को हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के। तो ये टॉर्क एग्जर्ट होगा इलेक्ट्रिक डायपोल पर जब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हम उसको रखते हैं। अब टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे मालूम करेंगे, राइट हैंड रूल से मालूम करेंगे। राइट हैंड रूल से किस तरह, ये था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में हमने डायपोल को रखा था, ये सेपरेशन थी डी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब देखो ना दोस्तों, टॉर्क की डिफिनीशन है पी क्रॉस ई। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करो किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में, और इसको रोटेशन दे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। रोटेशन देते हैं तो थंब किस डायरेक्शन में जाता है, इनसाइड द बोर्ड जाता है। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड द बोर्ड होगी, यानी ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो टॉर्क इनसाइड एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जो टॉर्क पैदा होता है वो इनसाइड दी बोर्ड होगा। अब हम चेक करेंगे कि टॉर्क कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है। तो टॉर्क के लिए हमारे पास जो रिलेशन था, टॉ इज इक्वल टू पी ई इंटू साइन ऑफ फाई के। अब अगर हम एंगल को फाई को 0 मान लें, 0 डिग्री। अब एंगल स्टार्ट में मैंने ड्रा की थी कि एंगल हम किसके बीच में लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच में लेते हैं। जब फाई हमने 0 लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि P एंड E ये दोनों क्या है, पैरेलल है। यानी हमारे पास ये सिचुएशन बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, P की ये होगी, यानी P और E ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में है, फाई दोनों के बीच में क्या है, 0 है, यानी दोनों पैरेलल हैं। अब अगर यहाँ पर हम 0 को पुट करें तो साइन 0 0 के बराबर आ जाएगा, तो टॉर्क क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, तो इस दौरान इलेक्ट्रिक डायपोल किस पोजीशन में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है जब फाई 0 के बराबर हो, यानी मूवमेंट डायपोल मूवमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E जब दोनों पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो, दोनों के बीच में एंगल 0 हो, तो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, यानी ये रोटेट नहीं करेगा। और ऐसी सिचुएशन को इलेक्ट्रिक डायपोल की हम नाम देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो पोजीशन है उसकी वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की कोशिश यही होती है कि मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को अलाइन करूं अपनी डायरेक्शन में। जब एंगल 0 के बराबर है तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, उसने अलाइन किया है अपनी डायरेक्शन में।
तो यहाँ पर ये टार्क अप्लाई नहीं करता। एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल पर, वो टार्क एग्जर्ट नहीं करता, टार्क 0 के बराबर होता है। अब दोस्तों अगर हम एंगल को कंसीडर करें 90 डिग्री के, 90 डिग्री एंगल का मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो तो एंगल कितनी बनती है, 90 डिग्री बनती है। अब अगर इस रिलेशन में हम एंगल 90 डिग्री पुट करें तो हमारे पास टार्क आ जाएगा P इंटू ई के, क्योंकि साइन 91 के बराबर होता है, तो टार्क हमारे पास मैक्सिमम होगा। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल इस डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इस दौरान टर्निंग इफेक्ट ग्रेटर होगा, फौरन उस पर टर्निंग इफेक्ट अप्लाई होगा और उसको अलाइन करेगा किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ही डायरेक्शन में। अब अगर हम एंगल को मान लें कि वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P जो है वो इस डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री यानी पाई के बराबर है। तो फिर भी टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि साइन 180 0 के बराबर है, तो टर्निंग इफेक्ट 0। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की इस पोजीशन को फिर हम नाम देते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।